अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 और आज का हमारा टॉपिक है अमेबा। तो अमेबा क्या होता है? हमने जब लास्ट टाइम यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ा था तो उसके अंदर हमने अमेबा की एग्जाम्पल को डिस्कस किया था। तो आज हम वही अमेबा को डिटेल में पढ़ेंगे कि अमेबा क्या होता है और किसकी शेप क्या होती है। तो अमेबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि किस में आता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में। अमेबा जो है वो ऐसी जगहों पर पाया जाता है जहाँ पर पानी मौजूद होता है, यानी कि जो अमेबा है वो एक्वेटिक होता है, वो वाटर में रहता है। छोटे छोटे पूल्स हो गए या पॉन्ड्स हो गए या ऐसी जगह जहाँ पर बारिश की वजह से पानी खड़ा हो जाता है, पानी जमा हुआ रहता है, वहाँ पर अमेबा रहता है या पाया जाता है। और अमेबा की जो शेप होती है वो इरेगुलर शेप होती है, यानी उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, ये किसी एक शेप का नहीं होता, इसकी शेप इरेगुलर होती है। यानी कि ये जैसे जब जब मूव करता है तो इसकी जो शेप है ना वो हर दफ़ा चेंज होती रहती है, कोई एक शेप नहीं रहती। इसका जो साइज़ होता है वो 0.25 मिलीमीटर होता है, यानी कि 1 मीटर से भी बहुत छोटा, जिसको हम अपनी नेक डाई से, आप अपनी खुली आँख से नहीं देख सकते। उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। अमेबा को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से हमें अमेबा नज़र आता है। अमेबा के पास एक सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि मूवमेंट में मदद करती है। किसकी मूवमेंट में? मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट में। यानी कि जो मॉलिक्यूल्स साइटोप्लाज्म से बाहर जाते हैं या बाहर से अंदर आते हैं तो वो किसके ज़रिए आते हैं? सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए। तो ये मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट में मदद करती है और साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करती है बाहर के इन्वायरमेंट से। तो जो यहाँ पर अमेबा का जो साइटोप्लाज्म होता है उसके 2 हिस्से होते हैं, यानी कि एक बाहर वाला हिस्सा जिसको हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं और एक अंदर वाला हिस्सा जिसको हम एंडोप्लाज्म कहते हैं। तो ये जो पिक्चर में साइटोप्लाज्म के बाहर वाला हिस्सा नज़र आ रहा है जिसको हमने एक्टोप्लाज्म नेम दिया हुआ है, ये जेल टाइप होता है, यानी कि ये जेल की तरह होता है। ये बिल्कुल क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि हम इसके आर पार देख सकते हैं। इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म के अंदर वाला हिस्सा होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर जिसके अंदर न्यूक्लियस, ऑर्गेनेल, सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो वाला जो हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म साइटोप्लाज्म का इनर वाला पार्ट होता है जो कि एक सॉल की तरह होता है, यानी कि ये फ्लूइड टाइप होता है। तो अमेबा के साइटोप्लाज्म को 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एक एक्टोप्लाज्म और एक एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म बाहर वाला हिस्सा और एंडोप्लाज्म अंदर वाला हिस्सा। अब साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं जो कि हमारी बुक के अंदर जो पिक्चर बनी हुई है उस पर भी नज़र आ रहे हैं। तो जो न्यूक्लियस है वो हर यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। और भी काफ़ी ऑर्गेनेल्स हैं हमारी बुक में, जैसे कि फूड वैक्यूल्स जिसके अंदर ये अपना फूड स्टोर करता है, कौन? अमेबा। और माइटोकॉन्ड्रिया जो कि इसको एनर्जी बना के देता है, और लाइजोसोम्स। ऐसे ही डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं जिसको हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। अब अमेबा के पास जो उसके फुट होते हैं उसको हम कहते हैं सीडोपोडिया, जिनके ज़रिए अमेबा मूव करता है। यानी कि अगर अमेबा को पानी में इधर से उधर जाना हो तो वो किसके ज़रिए मूव करेगा? सीडोपोडिया के ज़रिए, जिसे हम फॉल्स फुट भी कहते हैं, क्योंकि इनकी भी फिक्स्ड शेप नहीं रहती। तो अमेबा मूव करता है अपने फॉल्स फुट सीडोपोडिया के ज़रिए। तो ये था पूरा अमेबा जो कि आ जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में। अब नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्वॉक्स। जब हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी तो उसमें हमने वॉल्वॉक्स की एग्जांपल ली थी। वॉल्वॉक्स क्या होता है? वॉल्वॉक्स जो है वो पॉलीफाइलेटिक जीन्स है। किसकी? क्लोरोफाइट ग्रीन एल्गी की। पॉलीफाइलेटिक का मतलब होता है कोई ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका एक एंसेस्टर ना हो, जो एवॉल्व हुए हों डिफरेंट एंसेस्टर से। यानी कि जब हम थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें बताया गया है कि कैसे जो वॉल्वॉक्स है वो डिफरेंट एंसेस्टर से इवॉल्व हुआ है, यानी कि कोई इसका एक कॉमन एंसेस्टर नहीं है जिससे वॉल्वॉक्स बना हो। इस वजह से हम उसको पॉलीफाइलेटिक कहते हैं। वॉल्वॉक्स किसकी जीन्स है? क्लोरोफाइट ग्रीन एल्गी की। और किसकी फैमिली से बिलोंग करती है? वॉल्वोकेसी फैमिली से।
वॉल्वॉक्स जो है वो स्पेरिकल कॉलोनीज बना के रहते हैं, जिसकी पिक हमारी बुक में भी बनी हुई है। वॉल्वॉक्स जो है वो स्पेरिकल कॉलोनीज बना के रहते हैं, जिसके अंदर 50,000 से ज़्यादा सेल्स होते हैं, यानी कि एक कॉलोनी के अंदर 50,000 से ज़्यादा सेल्स होते हैं। ये जो वॉल्वॉक्स हैं ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, यानी कि ये गंदे पानी या कोई ऐसा पानी जो खड़ा हुआ हो उसमें नहीं रहते, ये एकदम फ्रेश वाटर में रहते हैं। तो इनको सबसे पहले रिपोर्ट किया था एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने 17वीं सेंचुरी में, यानी कि वॉल्वॉक्स की डिस्कवरी पहले ही हो गई थी, लेकिन बाद में इसको मज़ीद एक्सप्लेन करके किसने बताया, एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने। हमारी बुक में जो लाइन लिखी हुई है वॉल्वॉक्स वंस कॉल्ड एलजी, तो पहले हम वॉल्वॉक्स को एलजी कहते थे, फिर बाद में हमने उसका नाम वॉल्वॉक्स रखा, क्योंकि इसके जो काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक हैं वो एलजी से मिलते हैं। एक वॉल्वॉक्स के पास 2 फ्लैजिला होते हैं, जो कि हमारी बुक के अंदर वॉल्वॉक्स की पिक्चर बनी हुई है। उसमें अगर हम एक सेल को जूम करके देखें, उस कॉलोनी में से एक वॉल्वॉक्स के सेल को, तो उसके ऊपर 2 फ्लैजिला बने हुए हैं और अंदर एक न्यूक्लियस है और क्लोरोप्लास्ट है, जो कि उसको फूड बनाने में मदद करता है। यानी कि जो वॉल्वॉक्स है वो अपना फूड खुद बनाता है, किसके ज़रिए, क्लोरोप्लास्ट के ज़रिए। जैसे हम अपना फूड जो है वो खुद नहीं बनाते, यानी कि हम जो हैं वो जानवरों से फूड लेते हैं या प्लांट से फूड लेते हैं, लेकिन जो वॉल्वॉक्स है वो अपना फूड खुद बनाता है क्लोरोप्लास्ट के ज़रिए। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके अंदर वैक्यूल्स पाए जाते हैं और एक आई स्पॉट। आई स्पॉट क्या होता है, तो वॉल्वॉक्स अपना जो फूड है वो सनलाइट के ज़रिए बनाता है, तो सनलाइट को सेंस करता है ये आई स्पॉट, यानी कि अगर कहीं पर भी लाइट पड़ेगी तो उसको सेंस कौन करेगा, आई स्पॉट, जो लाइट को सेंस करेगा और फिर वॉल्वॉक्स को उसी तरफ मूव करवाएगा जिस तरफ लाइट होगी। और वॉल्वॉक्स मूव किसके ज़रिए करेगा, फ्लैजिला के ज़रिए, जो उसके ऊपर 2 फ्लैजिला हैं उसके ज़रिए उनको रोल करवा के वॉल्वॉक्स मूव करता है। यानी कि जो फ्लैजिला है वो वॉल्वॉक्स की मदद करते हैं उसको मूव करवाने में। वॉल्वॉक्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल होता है वही क्या करता है, वॉल्वॉक्स को फूड बनाने में मदद करता है। यानी कि वॉल्वॉक्स क्लोरोफिल के ज़रिए ही फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फूड बनाते हैं। ये किसी और एनिमल या किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट नहीं होते, ये खुद ही सनलाइट के ज़रिए क्लोरोफिल से अपना फूड बनाते हैं। किस प्रोसेस के ज़रिए, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। जो वॉल्वॉक्स हैं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इकोसिस्टम में, क्योंकि ये एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि ये सनलाइट से एनर्जी लेके सोलर एनर्जी को फूड में चेंज कर रहे हैं। इस वजह से ये हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वॉल्वॉक्स ह्यूमंस के लिए हार्मफुल नहीं होते, क्यों, क्योंकि इनके अंदर कोई भी ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं पाया जाता जो ह्यूमंस के लिए हार्मफुल हो। इस वजह से वॉल्वॉक्स ह्यूमंस के लिए नुकसानदायक नहीं होते। तो ये था आज का बायोलॉजी का लेक्चर। तो यहीं पर हमारा 9th क्लास की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर अब भी आप लोगों का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।